चले जी। अच्छा बेटा, हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड, ये देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत लंबा चैप्टर है। ये कम से कम भी आपका एक महीना गुजार देगा। तो हम लोग बिल्कुल ग्रेजुअली ही आराम आराम से लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं पुराना एक मर्तबा वापस से गो थ्रू करवा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको पहले ये बताया था कि बेटा दुनिया में दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर हमारी बात चली थी एक बुढ़े के ऊपर। उस बुढ़े का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। उसने कहा कि यार सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उसके लिए इमेजिनरी यूनिट उसने बना दिया। और ये कार्डिनलिस्ट अप्रोच कहलाई जाती है। रैशनल कंज्यूमर के आगे पीछे उसकी पूरी थ्योरी घूमती है। रैशनल कंज्यूमर क्या है बता चुका हूँ आप लोगों को। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बता चुका हूँ आप लोगों को। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है सब बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को। सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। फिर इसका हमने कर्व बनाना सीखा था। जो मैंने कहा था कि आप अपने एग्जाम में ऐसा कर्व बनाएंगे, डेरिवेशन वाला। डेरिवेशन का मतलब होता है कनेक्टेड कर्व्स। सही है। और मैंने कहा था कि एमसीक्यूज में ऐसा भी आ सकता है, तो दोनों चीजें सेम होती हैं। अच्छा, फिर हम लोग अजम्पशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल के ऊपर बात कर रहे थे, और हम लोगों ने क्रिटिसिज्म के बारे में बात की। ठीक है। अब अपनी बात को जरा फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, और एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, या फिर डायमंड बॉर्डर पैराडॉक्स। सर, डायमंड बॉर्डर पैराडॉक्स क्या होता है? देखिए, बात सुने। डायमंड बॉर्डर पैराडॉक्स हमें ये कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, हर बंदे की डिफरेंट इलास्टिसिटीज के हिसाब से वो चीजों को सोचता है, और उसको डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रही होती है बार बार। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं माहम हयात की। माहम हयात अपने घर में है। ठीक है। मैं माहम हयात के पास गया। मैंने माहम हयात से कहा कि बेटा मुझे एक बात ये बताओ, ये एक हाथ में मेरा डायमंड है, और एक हाथ में पानी का गिलास है। ठीक है, राइट में पानी का गिलास, लेफ्ट में डायमंड। तो आप क्या चूज करेंगी? माहम हयात बोलेंगी, सर ये क्या पागलों वाला आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लॉजिकल सी बात है, डायमंड लूंगी, मुझे डायमंड दो। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो अपने घर पे बैठी हुई है, चिल बैठी हुई है, कोई टेंशन उसको नहीं है। तो भाई मैंने कहा पानी का गिलास या डायमंड। हम हयात ने कहा कि सर मुझे डायमंड चाहिए, मैंने डायमंड दे दी। अब इस सिचुएशन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, मैं कहूं कि माहम हयात एक डेजर्ट में फंसी हुई है। ठीक है, मट्टी मट्टी चारों तरफ, पानी की एक बूंद नहीं। मैं माहम हयात के पास वहां पे गया, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। माहम हयात को मैंने कहा कि माहम हयात, एक गिलास पानी या डायमंड, क्या लेंगी आप? बेटा उस टाइम पे पानी की सेटिस्फैक्शन डायमंड से करोड़ गुना ज्यादा होगी, क्योंकि आसपास पानी कोई नहीं है, आसपास रहने की जगह कोई नहीं है, देखने की जगह कोई नहीं है। तो महाम हयात बोलेगी, सर मैं डायमंड लेके क्या उसमें से पानी निकालूंगी? मुझे आप पानी दो, मैं मर रही हूँ, मुझे प्यास लग रही है। समझ में आती है बात? तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स, अक्सर औकात, ऐसा भी होता है कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत लो इन वैल्यू है, जैसे कि पानी है, डायमंड के मुकाबले तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कोई ऐसी चीज जो कि बहुत लो इन वैल्यू है, उसकी सेटिस्फेक्शन इतनी एक्सट्रीम पे होती है कि वो महंगी चीज से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा होता है। इसे कहते हैं डायमंड बॉर्डर पैराडॉक्स, या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो ये वही एग्जाम्पल है, महाम हयात जब घर पे थी, और महाम हयात जब एक रेगिस्तान में फंसी हुई थी। बेटा यहां तक कोई मसला किसी को? कोई टेंशन किसी को? वेरी गुड। सही है। मोहम्मद अबू बकर, बेटा एएस की क्लास खत्म हो चुकी है, ए2 की क्लास चल रही है। अच्छा, अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं कि जो एमयू की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई मैंने एक गिलास पानी पिया, तो मैं कैसे मेजर करूं कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? पागल ही करेगा कोई। यानी कि मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। उसके बाद हैबिट एंड इम्पल्स। अकॉर्डिंग टू एमयू थ्योरी, एमयू थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप कोई भी गुड बार बार कंज्यूम करते रहेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल होती रहेगी। भाई ये केस सिगरेट में क्यों नहीं अप्लाई होता? ये केस अल्कोहल में क्यों नहीं अप्लाई होता? ये केस ड्रग्स में क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि बंदा, एक बंदे ने कश मारा, वीड पी, तो वो तो रॉकेट बन गया, वो तो फिर जहाज की तरह उड़ता ही जा रहा है ना, वो तो और पिएगा।
तो उसमें तो सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल नहीं हो रही। जो बंदा सिगरेट पीता है, फॉर एग्जाम्पल दिन का एक पैकेट सिगरेट पीता है, तो वो तो पी रहा है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन गिरने के बजाय उल्टा बढ़ती है सिगरेट पीने के बाद। समझ रहे हैं बात को? तो हैबिट या इम्पल्स भी एक ऐसी चीज होती है जो रूल यहाँ पे अप्लाई असल दुनिया में होता है, बट यूटिलिटी थ्योरी उसको इग्नोर करती है। फिर इंजॉयमेंट में इंक्रीज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। बेटा इसको आप हैबिट के साथ भी लिंक कर सकते हो, वरना जनरली मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखो होता यह है कि आप कोई चीज एक बार बार जब करते हो ना, तो आपको और मजा आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई जब मैंने जिम जाना शुरू किया था, या फिर जो जो बच्चे यहाँ पे जिम जाते हैं, शुरू में उनको बड़ी तकलीफ होती होगी, सोरनेस हो रही है पूरे जिस्म में, मरने वाला हाल हुआ हुआ है, हड्डियां काम नहीं करनी, जिस्म काम नहीं कर रहा, टूटे फूटे एकदम। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखी, आपने अपने अंदर अपनी बॉडी को चेंज होते हुए देखा, सही है, आप उसको देख के और मोटिवेट हुए, आपने और ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू किया, और आप और खुश होना शुरू हो गए। अगर मैं यूटिलिटी थ्योरी पे बैठा रहता तो मैं तो एक हफ्ते के बाद जिम ही छोड़ देता। जा रहा हूँ ना भाई। और भी जो लोग जाते हैं, यानी कि कोई अगर स्पोर्ट्स भी करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो क्रिकेट खेलता है, शुरू में खेलना नहीं आता, सीख रहा होता है, आहिस्ता 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 जब उसका हाथ सेट होता है, खेलता रहता है, रेगुलरली खेलता है, गेम अच्छी होती है उसकी, उसकी गेम स्ट्रांग होती है, और जितनी भी स्ट्रांग गेम होती रहेगी वो उतना मजा लेगा फिर उस चीज के अंदर। समझे? हालांकि यूटिलिटी थ्योरी इसको उलट बोलती है, कहती है भाई ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, आप बार बार अगर क्रिकेट खेलोगे तो आप तो बोर हो जाओगे। समझे बात को? तो ये इस तरीके से भी एक गेम आ रहा होता है कि इंजॉयमेंट में इंक्रीज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। फिर लिखा हुआ है क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम। बेटा इस पॉइंट में अपने पास क्या गेम चल रहा है, अब इस तरह समझो, चॉकलेट है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपके पास कैडबरी की चॉकलेट आती है, किट कैट है, आपके पास फरेरो रोजर है, आपके पास बाउंटी है, और बहुत सारी चॉकलेट्स आपके पास आती हैं। लेकिन हर बंदे का टेस्ट बड़ा अलग है ना। अब फॉर एग्जांपल किसी को बाउंटी, मुझे बाउंटी इतनी अच्छी नहीं लगती, बहुत मीठी है, मुझे बाउंटी इतनी नहीं पसंद। ऑन दी अदर हैंड मैं फरेरो रोजर बड़े शौक से खाता हूँ, या मैं किटकैट बड़े शौक से खाता हूँ। ठीक है, इन दी एंड बात क्या है कि है तो चॉकलेट ही ना, है तो चॉकलेट ही, बट किसी ब्रांड से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, किसी से आपको कम मिलती है, और किसी से मिलती ही नहीं है। वैसे थर्ड क्लास पाकिस्तानी चॉकलेटें जो आती हैं वो मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यार, आप अब मैंने किटकैट खाई, सही है, मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ी, फिर मैंने बाउंटी खाई, मेरी सेटिस्फेक्शन गिर गई, फिर मैंने जी फरेरो रोजर खाया, तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल वापस से बढ़ गई। कहने का मकसद ये है कि ब्रांड्स के हिसाब से यूटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, बट इन दी एंड है तो चॉकलेट ही ना, है तो चॉकलेट ही। तो चॉकलेट इटसेल्फ से तो आपकी सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स कैसे? कि भाई आपकी इनकम बढ़ी, आप एक्सपेंसिव गुड की तरफ जाना शुरू हो गए, आप अच्छी क्वालिटी वाला गुड लेना शुरू हो गए, उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, ये भी आप एक कहानी कह सकते हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने टेबल में पढ़ाया था, जिसको मैंने कहा था कि ये डिस यूटिलिटी है, और डिस यूटिलिटी के अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो आप वो चीज नहीं करें। ये भी वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स हमारे पास है यूटिलिटी थ्योरी। बेटा डिस यूटिलिटी का मतलब आपको नुकसान होना, और अगर आपको पता है कि किसी चीज से आपको नुकसान हो रहा है, आप वो चीज जानबूझ के नहीं करोगे, बट अंडर सर्टेन सिचुएशंस एंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आपको कभी कभार एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है जिससे आपको पता है कि आपको अल्टीमेटली तो नुकसान ही होगा, आपके लिए वो चीज खराब है, बट आपको फिर भी करते हो। कैसे? भाई फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग में आग लग गई, सही है, इस बिल्डिंग में आग लग गई, एक लड़का सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है, बिल्डिंग में आग लग गई है, सीढ़ियों का रास्ता नहीं है, लिफ्टें बंद हो चुकी है, तो बेटा इसके लिए लॉजिकल ऑप्शन क्या है? यहां से छलांग मार दे जमीन पे, अगर गिरेगा हड्डी वड्डी टूट जाएगी, टांग वांग टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी, लेकिन जिंदा तो बच जाएगा। अब कोई भी नॉर्मल बंदा इस, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी नॉर्मल बंदा दूसरे माले से छलांग तो नहीं मारेगा ना, स्पाइडरमैन का बच्चा तो नहीं है कि वो दूसरी फ्लोर से छलांग मार देगा नीचे। वो तो तब एक ऐसी सिचुएशन में छलांग मार रहा है जहां पे उसको पता है बचने का कोई चांस नहीं है। अब उसको पता है, उसको देखो माइंड में ये चीज है कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी, बट उसके बावजूद वो छलांग मार रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं।
तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ चीजों से आपको डिसयूटिलिटी हो रही होती है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गेन ही होता है, और आप वो फिर चीज कर लेते। समझ में आती है बात बेटा? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। सही है। चले जी, हम लोग बढ़ते हैं जरा बेटा अपनी इक्वी मार्जिनल अप्रोच की तरफ, कि व्हाट इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। यहाँ पे आइएगा। हम लोग बेटा यहाँ पे एक नया, मतलब इसी का कंटिन्यूएशन एक टॉपिक है, उसका नाम है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल में क्या होता है? देखो, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो होती है ना, इट इज एन ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच। ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कि मैं दो गुड्स को कंपेयर करता हूं। मैं दो गुड्स को कंपेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ऐसे कि गुड एक्स और गुड बाय, सही है, मैं दो गुड्स को कंपेयर कर रहा हूँ। बेटा बात सुनना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी थ्योरी किसके आगे पीछे घूमती है? रैशनल कंज्यूमर के आगे। और रैशनल कंज्यूमर कौन बंदा होता है? हु एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेस। एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेस। यानी कि एक एक पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करना, एक एक रुपए की सेटिस्फैक्शन वसूल करना। तो बेटा मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। सेटिस्फैक्शन पर प्राइस, यानी कि एक एक रुपए की उस बंदे ने अपनी सेटिस्फैक्शन को टॉप पे लेके जाना है, मैक्सिमाइज करवाना। सही है। एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। बेटा सेटिस्फैक्शन पर प्राइस का एक जनरल फॉर्मूला मैं कैसे बना सकता हूँ? सेटिस्फैक्शन पर प्राइस का मैं जनरल सा फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल है ना भाई, कि मैंने यूटिलिटी को ऊपर रखा, मैंने प्राइस को नीचे रखा, मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे पर डॉलर की सेटिस्फैक्शन मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि यार मैंने एक जूस पिया, जूस पीने से मुझे 100 की एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी कि 100 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जूस की प्राइस थी 10 रुपए। तो बेटा $1 के हिसाब से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल गई? मुझे 10 यूटिल्स पर प्राइस मिल चुके हैं। 10 यूटिल्स पर प्राइस मुझे मिल चुके हैं। सही है जी। तो इस तरीके से आपके रैशनल कंज्यूमर का फॉर्मूला ड्राइव हो, यूटिलिटी ओवर प्राइस। अब क्योंकि मैं इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं और मैं दो गुड्स को कंपैरिजन में लेके जाऊंगा, तो बेटा मैं दो गुड्स की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस को मेजर करूंगा। आप लोग एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप लोग सेटिस्फैक्शन पर प्राइस लेके चलते हो, सही है। तो आप लोग एक रैशनल कंज्यूमर हो, तो बेटा मैं दो गुड्स को कैसे लेके चलूंगा? मैं कंपेयर करूंगा गुड एक्स वर्सेस गुड वाई, ठीक है। तो ये किस तरह चलेगा? सेटिस्फैक्शन पर प्राइस ऑफ गुड एक्स वर्सेस सेटिस्फैक्शन पर प्राइस ऑफ गुड वाई। सही है। अच्छा बेटा, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपके पास बेस्ट कहाँ पे होता है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपके पास बेस्ट होता है जहां पर ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। अब सेटिस्फैक्शन पर प्राइस मेरी बराबर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज बराबर हो ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरे ये रेशियोज बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ गुड एक्स से मुझे 100 यूटिल्स मिले, गुड एक्स की प्राइस चल रही है 10, तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस गुड एक्स की कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। गुड बाय की यूटिल्स जो हैं वो चल रहे हैं 200, और गुड बाय की प्राइस चल रही है 20, तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस गुड बाय का भी कितना आ गया? 10। अल्टीमेटली ये रेशियोज बराबर होने चाहिए, अल्टीमेटली ये रेशियोज बराबर होने चाहिए। ये वाली वैल्यू बराबर हो या ये वाली वैल्यू बराबर हो ऐसा कोई भी रूल फिलहाल नहीं है। बेटा कोई टेंशन यहाँ तक। तो यार ये एलर्जी जो हो जाती है ना नाक में, खारिश कर करके। बताएं बेटा, कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है सारी बातें? गुड।
अब बेटा सुनना, ये अप्रोच होती क्या है, पूरी बात सुनना, उसके बाद सवाल पूछना और यहाँ पे मामला कैसे चलते। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि गुड वाई जो है और गुड एक्स जो है ये एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, गुड एक्स जो है वो पेप्सी है और गुड वाई जो है वो सेवन अप। सही है, मैं इस तरीके से लेके चलूँ। भाई सुनो जरा, मैं कहता हूं कि गुड एक्स की प्राइस फॉल हो गई, गुड एक्स की जो प्राइस है वो फॉल हो गई। सही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड बेटा गुड एक्स की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सही है ना, प्राइस प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल सी कहानी। पहले मैं क्या करता था, मैं एक दिन पेप्सी पीता था, एक दिन सेवन अप पीता था। मंडे को पेप्सी, ट्यूसडे को सेवन अप, वेंसडे को पेप्सी, थर्सडे को सेवन अप, मैं ऐसे चल रहा। बट क्योंकि जब से पेप्सी की प्राइस कम हुई है तो मैं ज्यादा पेप्सी पीनी शुरू करूंगा, पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी पीनी शुरू करूंगा और सेवन अप को कम कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मंडे ट्यूसडे पेप्सी, वेंसडे सेवन अप, थर्सडे फ्राइडे पेप्सी और सैटरडे सेवन अप, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो बेटा अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो रही है यानी कि पेप्सी की प्राइस कम हो रही है, पेप्सी का डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो पेप्सी की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए कि नहीं। भाई नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर पेप्सी का कम होगा तो ओवरऑल रेशियो तो बढ़ेगा ना यार, सिंपल मैथ्स है ग्रेड 5 की भाई। तो अब क्या होगा, जब बेटा गुड एक्स की प्राइस कम हो गई और पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, तो होगा ये कि आपका रेशियो अब कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एम यू एक्स ओवर पी एक्स और एम यू वाई ओवर पी वाई, ये रेशियो तो चल रहा था। अब वो कैसे हो जाएगा, ऐसे कि एक्स की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस ज्यादा हो जाएगी और वाई की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस कम हो जाएगी। यानी कि मैं गुड वाई को खत्म करके अब कहां पे चला जाऊं, गुड एक्स पे। समझे। अच्छा अब यहां पे हिट करेगा आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कितनी ही पेप्सी पी लेगा भाई, कितनी ही पेप्सी पी लोगे, कभी ना कभी तो थकोगे, कभी ना कभी तो उसकी सेटिस्फेक्शन गिरेगी। तो बेटा उस पॉइंट पे क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस लेवल, मैं पेप्सी से उठ के कहाँ चला जाऊंगा, मैं पेप्सी से उठ के सेवन अप पे चला जाऊंगा, सेवन अप पीता जा रहा हूँ, सेवन अप पीता जा रहा हूँ। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यहाँ पे भी आएगा, सेवन अप की यूटिलिटी अपने पास फॉल हो जाएगी। तो बेटा जब सेवन अप की यूटिलिटी फॉल होगी, मैं अब कहाँ पे जाना शुरू हो जाऊंगा, मैं पेप्सी पे जाना शुरू हो जाऊंगा। यानी कि मेरे पास एक ये साइकिल बन जाएगी, मेरे पास एक साइकिल बन जाएगी, कभी मैं सेटिस्फेक्शन पर प्राइस फ्रॉम पेप्सी ज्यादा कमा रहा हूँ और कभी सेटिस्फेक्शन पर प्राइस फ्रॉम सेवन अप ज्यादा कमा रहा हूँ। तो ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगी और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक मैं वापस से कहां पे ना आ जाऊं, यहाँ। सही है। और जहां पर ये दोनों चीजें बराबर हो गई, वहां पर बेटा याद रखना, मेरे पास मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो चुकी है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड हो चुकी है। मैं बेस्ट तरीके से कंजम्पशन कर रहा हूँ, मेरा रैशनल कंज्यूमर बेस्ट तरीके से कंजम्पशन कर रहा है, अपनी इनकम को डिवाइड कर रहा है, गुड एंड सर्विस खरीद रहा है। अगर मेरे पास ये सेटिस्फेक्शन पर प्राइस बराबर हो जाती है, बेटा कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम। गुड, देख लो एक मर्तबा, इसको देख लो, ये वाला पोर्शन देख लो एक मर्तबा। हाँ थ्योरेटिकल अप्रोच है ना बेटा, अब ये वही बकवास बातें चल रही है ना, बट थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक मर्तबा पढ़े इसको। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। सर आई सॉ बोथ एरियाज बट नॉट दी ए टू डी रिक्वायर्स वन। तो बेटा अब जाहिर है अब मसला होगा ना, कनेक्टेड है, तभी मैंने आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले ही लिंक भेज दिया था कि ये देख के रखना। खैर है, वापस से देखना इसकी रिकॉर्डिंग, तीनों को देखना फिर सीक्वेंस है, सही है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको असन, साद असन। चले,
बेटा इसकी डायग्राम को देख लेते हैं एक नजर। इधर आओ जरा, डायग्राम में क्या चल रहा है भाई। बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ गुड एक्स की डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगी बेटा गुड एक्स की प्राइस वाली, इधर आ गई प्राइस ऑफ गुड एक्स। और यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, और यहाँ पे आ गई क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। लॉ ऑफ डिमांड बना रहा हूँ सिंपल सा, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं बना रहा। भाई यहाँ पे आ गई डिमांड, ये यार, यहाँ पे आ गई डिमांड, यहाँ पे आ गई आपकी प्राइस, ठीक है। आप इतनी प्राइस पे बेटा इतना माल कंज्यूम कर रहे हो, आप बैठे हुए पॉइंट ए पे। अगर बेटा आपकी प्राइस लेवल फॉल होती है फ्रॉम P to P1, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, आप आगे चले जाएंगे फ्रॉम Q to Q1, और आप आ गए बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। अच्छा अब सुनना जरा, क्या रूल चलता है हमारे पास, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। कहता है कि अगर आपके पास प्राइस लेवल कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो अपना लॉ ऑफ डिमांड है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एंटर होगा, कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। बेटा क्वांटिटी और एमयू में कैसा रिलेशनशिप, नेगेटिव। तो देख लो भाई कर्व कैसा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात। ये आ गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कोई टेंशन वाली बात बेटा। क्लियर हो गई ये कहानी। चलो आगे बढ़ेंगे। बेटा एमसीक्यू रिलेटेड एक केस आप लोगों को करवाना है, अक्सर एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, आपको आना चाहिए। बेटा एक टर्म होती है, जैसे कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एक तो हम लोग टर्म पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी, एक हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं अभी मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब होता है मैं कैसे एक गुड को कंज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो एकदम टॉप पे चली है। मार्जिनल यूटिलिटी तो हर चीज को कंज्यूम करने का सेटिस्फैक्शन है ना आपकी। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब है कि मैं किस अंदाज में अपना पैसा उस पर खर्च कर रहा हूँ, या किस अंदाज में मैं उस गुड को कंज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल टॉप पे आ जाए। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, आपने वहां पे जाके एक मील मंगवाया, मील में क्या आया, बर्गर आया, फ्राइज आए और कोल्ड ड्रिंक आए। हर लॉजिकल इंसान उस मील को कैसे खाएगा, भाई पहले थोड़ा बहुत उसने जिंगर खाया, बर्गर खाया, फिर थोड़े से फ्राइज खाए, फिर कोल्ड ड्रिंक पी, फिर थोड़ा सा बर्गर खाया, फिर थोड़े से फ्राइज खाए, फिर कोल्ड ड्रिंक पी। ऐसे ही चलता है ना, एक नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही खाता है। बट बेटा एक बात सुनो, ये तीन चीजें क्या है, ये पूरे का पूरा एक मील है। आप इसको इस तरह खाओ जिस तरह मैंने बताया, तब भी आपकी भूख मिटेगी। या आप पहले पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर पूरे फ्राइज खा लो, फिर बर्गर खा लो, तब भी आपकी भूख मिटेगी। या पहले आप पूरे का पूरा बर्गर खींच दो, फिर आप कोल्ड ड्रिंक खींच दो, और फिर आप फ्राइज खा लो, तब भी आपकी भूख मिटेगी। बट हम ऐसा करते नहीं। हम कैसे करते हैं, हमने किया कि थोड़ा सा बर्गर खाया, थोड़े से फ्राइज खाए, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी, हम तो इस तरह चलते हैं ना। हम क्यों ऐसे चलते हैं, हम इस अंदाज से इसलिए ऐसे चलते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि यार अगर मैंने ऐसे नहीं खाया ना तो मुझे मजा नहीं आए। अपने मजे को पूरा करने के लिए हम लोग इस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। बेटा इस मजे को कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट, कि आप किस अंदाज में अपनी स्पेंडिंग करते हैं कि आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो टॉप पे चली जाती है। डेफिनेशन क्लियर हुई है बेटा आप लोगों को। डेफिनेशन क्लियर हुई है बेटा, जल्दी से बताओ। बोलो यार, जल्दी बोला करो यार, सोया नहीं करो क्लास में भाई, बताएं।
सही। अब यहाँ पे आइएगा बेटा, अब मैं आपको जरा बताता हूँ कि ये एमसीक्यू में कैसे टेस्ट होता है। सही है, यहाँ पे आना जरा। आपके सामने एक टेबल बनाता हूं मैं, ठीक है, जरा देखें। यहां पर मैं लेके चला हूं बेटा चॉकलेट, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं जरा फ्रूट, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट की प्राइस है $1, $1, और फ्रूट की प्राइस है $2। ठीक है जी। ये आपके पास एक कहानी फिलहाल चल रही है कि चॉकलेट की प्राइस आपके पास ये आ रही है और फ्रूट की प्राइस आपके पास ये आ गई। सही है। अच्छा, अब सुनना, एग्जामिनर ने आपको कहा कि यार आपके पास केस कैसे चल रहा है। यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आ गई है मार्जिनल यूटिलिटी या $1। सही है। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आ गई आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी या $2। सही है, एक सेकंड यहाँ जरा रुको। सही है भाई, तो ये आ गई क्वांटिटी, ये आ गई एमयू, और एक जगह पे आ गया एमयू एट दैट सर्टेन प्राइस लेवल, जो भी आपके गुड का चल रहा है। अच्छा भाई, अब इधर आओ। एग्जामिनर ने कहा भाई आपने जब फर्स्ट यूनिट ऑफ चॉकलेट कंज्यूम किया तो आपको 100 यूटिल्स मिले, जब आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रूट कंज्यूम किया तो आपको 120 यूटिल्स मिले। ठीक है। इसी तरीके से वो उसने आपको चार चार क्वांटिटी बता दी। कहा कि चॉकलेट की जिस तरह एमयू नॉर्मल है, गिरती रहती है ना कंजम्पशन के साथ साथ, तो वो 100 से 80 हो गई, 60 हो गई और 40 हो गई। इसकी किस तरह चल रही है, 2, 3, 4, 120 से वो 100 हो गई, फिर हो गई वो 80 हो गई, और फिर वो हो गई समझ लो जी 60 हो गई। सही है। एग्जामिनर ने कहा कि तुम्हारे पास ₹5 हैं, तुम्हारे पास कितने, ₹5 हैं। हाउ विल यू स्पेंड, हाउ विल यू स्पेंड, आप अपने $5 को कैसे स्पेंड करोगे, ये सवाल। तो बेटा ये केस आपके सामने, अब सुनना जरा आप किस तरह सॉल्व करोगे इसको। आपने सबसे पहले निकालनी है बेटा सेटिस्फेक्शन पर प्राइस, क्योंकि यूटिलिटी का जो रैशनल कंज्यूमर था उसका फॉर्मूला क्या था, सेटिस्फेक्शन पर प्राइस। और फॉर्मूला कैसे था, यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस। तो आप जब भी कंपैरिजन करते हो आप हमेशा सेटिस्फेक्शन पर प्राइस निकालते हो। ठीक है। तो अब इधर आओ, चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस निकालें। सेटिस्फेक्शन पर प्राइस निकलेगी 100/1, 80/1, 60/1, 40/1। क्या हो गया बेटा, 100/1 100, 80/1 80, 60 और 40। अच्छा, अब फ्रूट की जरा निकालो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस। फ्रूट की प्राइस चल रही है ₹2। 120/2, 100/2, 80/2 और 60/2। क्या आ जाएगा बेटा, 120/2 60, 100/2 50, 40 और 30। सही है, ये केस आपके पास बना। अब बेटा जब आप कंपेयर करते हो ना, आप ये चेक करते हो कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां से मिल रही है। अब आप इस चीज को इग्नोर करोगे, आप किस किस को कंपेयर करोगे, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, सेटिस्फेक्शन पर प्राइस। सही है, आप सेटिस्फेक्शन पर प्राइस को कंपेयर करोगे। अब बात सुनो, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस 100 है, फ्रूट की सेटिस्फेक्शन पर प्राइस 60 है। तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर प्राइस आपको कहां से मिली, आपको बेटा ज्यादा मिल रही है चॉकलेट से। ठीक है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर प्राइस आपको मिल रही है चॉकलेट से। तो बेटा फर्स्ट डॉलर कहां पे स्पेंड कर दिया आपने, चॉकलेट पे। आप चॉकलेट पे $1 अब तक स्पेंड कर चुके, क्योंकि चॉकलेट की प्राइस कितनी है, ₹1। ₹1 आपने चॉकलेट पे लगा दिया, एक चॉकलेट आपने खा ली, तो बेटा ये चीज अब कट गई आप। अब आप किस किस को कंपेयर कर रहे हो, सेकेंड यूनिट ऑफ चॉकलेट और फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रूट। देखो किसकी ज्यादा है, वापस से चॉकलेट की ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर प्राइस है, आपने एक और डॉलर किस पे लगा दिया, चॉकलेट पे लगा दिया। सही है भाई, ये लो, ये भी कट गया। अच्छा, अब क्या कंपेयर करेंगे, थर्ड यूनिट ऑफ चॉकलेट वर्सेस फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रूट, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। बट यहाँ पे गेम क्या चल रहा है, यहाँ पे गेम ऐसा चल रहा है कि क्योंकि चॉकलेट की प्राइस थोड़ी सी कम है, तो मैंने कहा चलो इससे भी चॉकलेट ले लेते।
मैंने एक और रुपया किस पे लगा दिया, चॉकलेट पे। लो भाई, ये भी कट गया। अब कंपेयर करो, 40 और 60, बेटा अब किसकी ज्यादा है? फ्रूट की। फ्रूट की प्राइस कितनी है? 2 रुपए। आपने जब $3 चॉकलेट पे लगा दिए, आपके पास 5 थे, तो पीछे बच भी कितने गए? $2। तो उस $2 का आप क्या ले लेंगे बेटा? उस $2 का आप फ्रूट ले लेंगे। उस $2 का आप फ्रूट ले लेंगे। तो बेटा आपने रिमेनिंग $2 किस पे लगा दिए? फ्रूट पे। तो अब एग्जामिनर का आपका आंसर कैसे बना? कि इस 5 रुपए में से 3 रुपए आपने लगा दिए हैं चॉकलेट के ऊपर, 3 रुपए आपने लगा दिए हैं चॉकलेट पे, और बेटा रिमेनिंग 2 रुपए आपने किस पे लगा दिए हैं? फ्रूट पे लगा दिए हैं। कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात बेटा? सर हमारी इनकम 5 से ज्यादा हुई तो नहीं। यार वो तो फिर केस है ना, कि ये हो गया तो वो हो गया। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा जो आपको एग्जामिनर केस देगा, मैं तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। एग्जामिनर ने कहा भाई 5 रुपए हैं आपके पास, बताओ कैसे स्पेंड करोगे। समझे? और कोई सवाल बेटा? कोई क्वेश्चन? सारी बातें क्लियर है?